याद है 2014 जी आंदोलन चल रहा था अन्ना का, भ्रष्टाचार की गूंज थी, कोयले में घोटाला, नीचे मैंने कहना चाहिए जल थल नभ तीनों जगह घोटाला, और छोटे मोटे घोटाले नहीं, कई कई लाख करोड़ के घोटाले चल। दिल्ली में बैठी थी 10 साल से निरंतर 10 जनपद की कठपुतली, लुंज पुंज कमजोर सरकार। आदेश आया 10 जनपद से, फलाने उद्योगपति को 5 लाख करोड़ दे दो, दिए। आदेश आया जनपद से, हरियाणा में कौड़ियों में किसानों की जमीन लूटकर राहुल के जीजा जी के थ्रू डीएलएफ को दे दो, डीएलएफ कॉलोनी है ना, डीएलएफ सोसाइटी वाले को दे दो, उसको दे दी। लूटा कौन? भारत का किसान, लूटा कौन? भारत की जनता। तो ये लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र, 2 तंत्र थे। सबसे पहला बदलाव हुआ 2014 में, आने के बाद मोदी जी के आते ही लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र की समाप्ति। ये सबसे बड़ी चीज, मूल तंत्र ये है। अब मुझे याद आता है 2013 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी हरियाणा में, मैं भी मौजूद था, व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सह संयोजक के नाते बैठा था। मुझे भी वहां संबोधन करने का अवसर मिला था। मोदी जी बैठे थे मंच पे, हमने भी व्यापारियों के छोटे छोटे दुकानदारों के लिए बात की थी, लेकिन जब मोदी जी खोलने खड़े हुए, क्या कहा उन्होंने, मैं याद दिलाता हूं, आपको याद आ जाएगा। उस समय तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं था। उन्होंने कहा, ये माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। बात मेरी गलत तो नहीं है मंजी जी? एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला जिसने गुजरात के अंदर 2002 से जाने के बाद में राष्ट्रवाद की एक ऐसी जोत जलाई जिसे आज सारा देश याद करता है, समझता है। कैसे कुछ लोगों ने अयोध्या से जाती हुई एक ट्रेन को बड़ौदा में, बड़ौदा की कौन सी जगह थी, बड़ौदा में आग लगा दी। गोधरा गोधरा बिल्कुल ठीक है। और उस हत्याकांड के बदले में क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। अगला दबा नहीं, जो सही काम है वो हुआ। हर तरीके से देश के अंदर गुजरात को याद किया जाने लगा कि जो गुजरात में मोदी जी ने उस समय शांत रहकर किया, वास्तव में देश को उसकी जरूरत है। मेरा ये मानना है 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 सितंबर 2014, आज की तरह मुझे याद है, टीवी देख रहा था मैं। उस समय नवरात्रि चल रही थी, अब तो निमट गई 2-3 दिन पहले। 26 सितंबर 2014, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, मुझे याद है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक को संबोधित कर रहे थे। देश के हीरो, दुनिया के सरताज माननीय नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी ने देश को, दुनिया के बाद दुनिया को बताया भारत क्या, भारत के किसानों की उत्पादन क्षमता क्या है, भारत के युवाओं की शक्ति क्या है, भारत की मातृशक्ति का संयम क्या है। उन्होंने बताया कि भारत में योग के माध्यम से कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। सारी दुनिया को योग की कला थी, और उस मीटिंग के बाद में सारी दुनिया ने भारत को योग गुरु मानते हुए योग को अपनाया। ये बड़ा फर्क था जो 2014 के बाद आया कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर रास्ते पर तेजी से बढ़ने लगा। क्यों कसाना जी, बात सही है ना? नोट कर लो, ये आपको अखबार वाले को भेजनी पड़ेगी, ठीक है? तो एक खास बात ये थी,
का 100 कुछ साल पहले इसी तारीख को 1893 में शिकागो में एक महापुरुष भारत से अमेरिका गया था। तब भी दुनिया की पंचायत थी, सारे दुनिया वाले मौजूद थे। भारतीय संस्कृति के बारे में, भारत के महत्व के बारे में, भारत के विशाल एक ऐसे जन समुदाय जो सबको सम्मान करने में विश्वास रखता है, उसके बारे में बताया था। आदरणीय भाइयों बहनों कहकर शुरू किया था। उस महापुरुष का नाम था स्वामी विवेकानंद। और विवेकानंद को भी नरेंद्र कहते थे, और ये भी नरेंद्र है, ये संयोग। तो वास्तव में देश के अंदर बदलाव आया। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए, सबके लिए योजनाएं बनने लगी। सबके कल्याण के लिए योजनाएं बनने लगी। और किसी भी योजना में कोई भेदभाव नहीं। तुलसी निकेतन में अगर किसी भी योजना का लाभ मिला, चाहे वो गैस आई हो, चाहे वो अन्य कोई भी प्रकार की योजना का लाभ मिला, जाति या मजहब के भेदभाव पर नहीं मिला। क्यों मिला साहब? कहिए। सबको मिला ना, कोई पक्षपात तो नहीं। सबका साथ, सबका विकास, ईमानदारी से पालन। इसको ये नोट कर लो भैया कसाना जी। सबका साथ, सबके विकास के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को प्रोत्साहित करने का काम किया, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया। किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने, उनकी सरकार ने, उनके साथियों। इतना ही नहीं, मोदी जी सजग थे। एक प्रधानमंत्री भारत में हुए थे, 1984 में एक दुर्घटना हुई थी। उसके बाद में वो दुर्घटनावश प्रधानमंत्री बने थे। कोई बड़ा पेड़ गिरा था, धरती हिली थी, निर्दोषों के कत्ल हुए थे। उन कत्ल की, उनकी लाशों के ऊपर वो प्रधानमंत्री बने थे और कहते थे 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। 1 रुपया भेजें, 100 पैसे कैसे मिले जनता को? इसके लिए बैंकों के खाते खुलवाए गए। कितने हुए मान सिंह जी? 40,000 करोड़ हो गए नहीं? अभी 40,000 करोड़ खाते खुल चुके हैं। अगर किसी विधवा की सहायता वहां से, या किसी किसान को 6,000 रुपए का जो मानधन आता है चलता है, तो 5,999 नहीं मिलते, 6 के 6,000 मिलते। मिलते कि नहीं मिलते? ये हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ 2014 के बाद के बदलाव में, कि जो पैसा भ्रष्टाचार की जड़ों में जाता था, वो सरकार का पैसा सही व्यक्ति की जेब में पहुंचने लगा। कहीं ना कहीं दुनिया के जो कल्याण की, जग के कल्याण की जो हमारी सोच है, वो आगे बढ़ने लगी। ये हमारा कहना। मोदी जी आगे बढ़ते रहे, रुके नहीं। चिंता किस चीज की थी? 1962 में हम हारे हैं। हमारी बहुत बड़ी भूभाग पर चाइना का कब्जा है। ये चाइना हमको गाए भगाए आग दिखाता है। इस चिंता से निपटने के लिए अनेकों देशों में जहां भी जा रहे थे, उस सारे विषय को समझ के बात कर रहे थे। सारी दुनिया के एकमात्र एक छत्र नेता के रूप में स्थापित होते चले गए। भारत की विश्वसनीयता रही। भारत को विदेशों के अंदर एक विश्वसनीय राष्ट्र माना जाने लगा। ऐसा लगा अगर प्रधानमंत्री जी कहीं गए हैं, किसी भी देश में गए हैं, चाहे ब्राजील में गए हो, चाहे कहीं और गए हो, चाहे कहीं और गए हो, चाहे फ्रांस में गए हो, जहाँ गए मोदी मोदी मोदी, चारों तरफ मोदी मोदी होने लगी। ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला। लोकप्रियता भारत के प्रधानमंत्री की सर्वाधिक किसी काल में बढ़ी तो 2014 के बाद जो काल आया उसके अंदर सर्वाधिक लोकप्रियता बढ़ी कि नहीं बढ़ी साहब? बताइए, बढ़ी ना? और भैया एक बहुत बड़ी भूल हुई थी। 1947 में देश आजाद हुआ था।
उस समय बांटते अंग्रेजों ने दोनों टुकड़ों में ऐसा बांटा, सबसे कह दिया भैया तुम इधर जाओ या इधर जाओ, कहीं भी चले जाओ। कश्मीर का विलय हो नहीं पाया उस समय कुछ दिन तक। कश्मीर का बड़ा हिस्सा POK पाक अधिकृत कश्मीर चला गया कहां? पाकिस्तान के कब्जे में। प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री रहे होते, सरदार पटेल ने तुरंत आक्रमण कर दिया, कब्जा वापस होने लगा। लेकिन 3 भाई थे, एक ने पाकिस्तान अपना ले लिया था, एक ने कश्मीर ले लिया था, एक पूरे भारत का प्रधानमंत्री बनकर बैठ गया था। कश्मीर वाला भी अपने आप को कहता था मैं भी प्रधानमंत्री हूं, आई एम ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान ने भी जाके चला गया जिंदा। यहां नेहरू सुनते हैं कि तीनों का लिंक कहीं ना कहीं से एक जगह का था, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन असली बात यह है कि उस समय जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल, जिस समय कांग्रेस के लोग बैठे थे, एक मत को छोड़कर सारे के सारे मत सरदार पटेल के साथ। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो ये हालत नहीं होती। अरे सरदार पटेल सोमनाथ में मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कोशिश करता है, नेहरू यहां से कोशिश करते हैं कि उसके उद्घाटन में भी राष्ट्रपति ना जाए। कितनी बड़ी तुष्टीकरण की नीति, कितना बड़ा देश के साथ गद्दारी आज से नहीं हुई। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये 1947 के बाद जब आजादी मिल गई, जब से शुरू हो गई, उस नेहरू ने तुरंत सीज फायर घोषित कर दिया कश्मीर के अंदर, युद्ध विराम। और सबसे बड़ी बेवकूफी ये की कि कश्मीर के मसले को लेकर यूएनओ में चले। आज तक विवादित पड़ा है यूएनओ में मसला, उस समय निपट गया होता। आज अमित शाह को नहीं कहना पड़ता। जब मैं कश्मीर की बात करता हूं तो सारे कश्मीर की बात करता हूं। POK हमारा है और मैं कश्मीर की एक इंच भूमि के लिए अपनी जान दे भी सकता हूं। बात समझ में आती है मेरी? बात गलत तो कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो ये POK अगर किसी भी कारण से बना तो उसके पीछे मैंने बताया कुछ लोगों की तुष्टीकरण की नीति, अपने किसी मिलने जुलने वाले को फायदा पहुंचाने की नीति। कैसे भारत का राष्ट्रपति भी 1 इंच जमीन पाकिस्तानी कश्मीर में जाकर नहीं खरीद सकता। अगर भारत का राष्ट्रपति ये चाहे कि 100 गज का प्लॉट लेके मैं कहीं जो है भारत का झंडा लगा दो तो 100 गज भी नहीं खरीद सकता। वो नियम कल बदला गया है। आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि अब कोई भी जाकर भारत का व्यक्ति कश्मीर के अंदर अपना जायदाद ले सकता है। किसान के बेटा होगा तो खेती की जमीन भी ले सकता है। ये है डिफरेंस, नोट करो, ये डिफरेंस है। और इस डिफरेंस के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश के विकास के लिए, क्यों पहलवान यशपाल जी, मेरा कहना यह है, सड़कों का जाल बना कैसे बना? अरे ये चाइना, इसके बॉर्डर के चारों तरफ जहां ये बॉर्डर मिलता है वहां जाल बिछा दिया। आज अगर हम निपट रहे तो उसका कारण है हमारे नितिन गडकरी जी के माध्यम से सड़कों का जाल उन जगह बिछाया जाना जहां उसकी जरूरत थी। ये सोच किसकी थी? नोट करो, मोदी की। सुरक्षात्मक कवच बनाने के लिए, बॉर्डर तक पहुंचने के लिए सड़कों का जाल बनाया। ये बड़ा परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया। आज उसी लिए बहुत सारे, अभी तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी भी पुल के नीचे अंडरग्राउंड पुल का उद्घाटन करके आए हैं। आज हर तरीके से भारत को
अपने आप में मजबूत बनाने का काम, सशक्त स्वाभिमानी भारत बनाने का काम यदि किया तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया कि भारत के प्रति सोच कि ये भारत, मेरा भारत, हम सबका भारत, हमारा भारत कैसे दुनिया में सर्वोपरि भारत बने, इसके लिए भारत को मजबूत बनाना जरूरी है। कई लाख नहीं, कई करोड़ रुपया रक्षा बजट पर खर्च किया गया। आधुनिक जैकेट, गन, तोपे, पानी के जहाज, राफेल, जिन्हें क्या क्या, इस देश की सुरक्षा के लिए सवाल के नौजवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए भारत में हथियार बनने लगे। भारत के अंदर अपना हथियार बनाया और जिसकी जरूरत पड़ी उसे बाहर से भी लाए, लाकर भारत को मजबूत बनाने का काम किया। आज हमारे जवान यदि भिड़ जाते हैं लद्दाख के अंदर, कौन सी जगह थी वो काबिल क्या है, हाँ गलवान, अगर भिड़ जाते हैं तो उसके पीछे मनोबल है भारतीय सेना का। अरे तुम बदमाशी से हमको बुला सकते हो या तुमने जरूर हमारे साथ बदमाशी कर ली, पर साले 3 गुने मारेंगे, 3 गुने मारेंगे। हर तरीके से मजबूत भारत बनने का सब काम देश के अंदर शुरू हुआ। तो मेरा ये मानना है, आइए कश्यप जी, भाई साहब आ जाइए, सुना भाई साहब आइए। हमारे अगले वक्ता आ चुके हैं और मैं उनका स्वागत करता हूँ। मान सिंह जी बैठो। तो मैं आपसे कह रहा था कि एक मजबूत भारत की दिशा में 2014 के बाद सोच बनी। क्यों साहब मान सिंह जी, मजबूत भारत की सोच बनी कि नहीं बनी? ये है 2014 के बाद का सबसे बड़ा बदलाव कि जहां एक और गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित सबके लिए काम हुआ, वही भारत कैसे मजबूत बने, भ्रष्टाचार के युग की कैसे समाप्ति हो, लूट तंत्र कैसे निपटे, इस देश को कैसे मात्र माँ, बेटी, बहन की इज्जत सुरक्षित रहे, उनको सम्मान मिले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम चले, तो चला भी नहीं चला। बेटी बचाओ, एक बेटी के साथ सेल्फी लोग डालने लगे, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। जिस तरह का वातावरण भारत में बनाने का काम हुआ, माँ गंगा के लिए काम हुआ। माँ गंगा क्यों जो है निर्मल ना हो, निर्मल गंगा के लिए काम हुआ। इस देश के अंदर सैकड़ों योजना, जोड़ा योजना चले, कितनी योजना है। अरे भैया, कहीं रोशनी नहीं थी किसी जगह, चाहे वो जगह कहीं पहाड़ों पर हो, चाहे कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ नक्सली है, चाहे कहीं ऐसी जगह हो जहाँ दूर दराज में हमारे आसाम जैसे क्षेत्रों में, वनांचल में, सब जगह बिजली पहुंचाने का काम, सबसे पहले रोशनी पहुंचाने का काम 2014 के बाद भारत की सबसे पहली तो नहीं कह सकते, 6 साल तक अटल जी ने भी देश को एक ऐसा सुशासन दिया जैसे दुनिया याद करती। तो निश्चित रूप से कैसा दौर चला और वो दौर चलते चलते हम आगे बढ़ते रहे। विश्व के अंदर प्रत्येक विश्व के नेता ने मोदी को मान दिया, सम्मान दिया, सहयोग दिया, उनको माना कि विश्व के नेता हैं। राष्ट्रपति ट्रंप गलबैया डाल के घूमते हैं, हाथ से हाथ पकड़कर ऐसे हिलाते हुए घूमते हैं। अरे भैया, मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। अभी कल अमेरिका का विदेश मंत्री आया, उसने पता है क्या बयान दिया है? भारत की प्रभुसत्ता पर कहीं भी कोई भी संकट किसी भी समय होगा तो अमेरिका साथ खड़ा होगा। ये बयान आज के अखबार में जाके नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। ये सब जब भी होता है जब स्वयं में शक्ति होती है, स्वयं दूसरे को देने के काबिल हम कुछ होते हैं, स्वयं दूसरे को हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये जब भी होता है। हमने सारी दुनिया को, कौन सी दवाई थी भाई वो वैक्सीन, कौन सी थी दवाई जिसके हाइड्रोक्सिन कौन सी थी वो हमने सारी दुनिया के बहुत सारे देशों को भिजवाई,
और आगे भी हम ये इरादा रखते हैं कि जब भी वैक्सीन बनेगी, भारत सबके लिए, सारे विश्व को अपना मानते हुए विश्व कल्याण के लिए सबको पहुंचाने का काम करेगा। मोदी का संदेश शांति का संदेश, मोदी का संदेश सद्भाव का संदेश, सुना होगा पिछला भाषण, शांति का संदेश, सद्भाव का संदेश। और मोदी नहीं, अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे सारे मंत्रालयों ने जिस तरीके से सोचा है, काम हो रहा है और होते होते पारदर्शिता लाई गई है, पारदर्शिता के साथ हो रहा है। अमित शाह जैसा शेर, पता नहीं लगती। एक तारीख आई कोई सी, 5 अगस्त थी जी, कौन सी थी? 5 अगस्त थी ना, 5 अगस्त। मुझे ताज्जुब हुआ, मैं भी बैठा था कुछ नया आएगा, था कुछ नया आएगा। अरे ये क्या पता है नया आएगा, 370 1 सेकंड में खत्म। जो 370 हुआ थी, 370 खत्म हो गई तो भारत में आग लग जाएगी। महबूबा यही बोलती थी ना, भारत का झंडा नहीं उठाऊंगी, भारत का झंडा नहीं उठाऊंगी, ये कहती है। ये बर्दाश्त नहीं है। भारत माता को गाली देने वाला देश को बर्दाश्त नहीं है। भारत की बर्बादी के सपने देने वाला, देखने वाला, चाइना को कहीं ना कहीं अपना देश बताने वाला शेख अब्दुल्ला, अभी बताया ना कुछ दिन पहले, हैं शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला, वाकई साहब उसका भी एक अब्दुल्ला है। सारों ने सत्ता का मजा भोगा है, और अब सारों ने सत्ता का मजा भोगा। तो भाई लोगों, धारा 370 सबसे बड़ा बदलाव था। राष्ट्रवाद के साथ विकास, हम राष्ट्रवाद के साथ बढ़ेंगे, हम नहीं रुकेंगे। राष्ट्रवाद हमारा, अरे तुम लोग कहीं जाति का संकट फैलाते हो, कहीं अगले पिछड़े का संकट फैलाते हो, कहीं मजहब का संकट फैलाते हो। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। हाथरस की घटना में भी ये कुछ कोशिश हुई, यहाँ से जनते हैं राजकुमार और एक उनकी बहन, और दोनों चलते हुए वहीं उनका अलीगढ़ में कोई बैठा हुआ होता है आदमी, फर्जी कोई भाभी भी घर में पहुंच जाती है वहाँ। ये सब चीज ठीक नहीं है। सबका देश है, सबके लिए हम लोग एक है। हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी समाज के सबसे कमजोर वर्ग के साथ खड़ी है, लेकिन देश के साथ, देश को काटने के लिए, देश की बर्बादी के लिए कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा बदलाव है, और इसी बदलाव का परिणाम है। देखो लाइट भी आ गई, बदलाव आ गया।